उर्वी के बाद पुष्कर की नजर शिखा पर गई और उसने शिखा की ओर भी इशारा करते हुए कहा, और हाँ, इस लड़की को भी तुम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। अबे तू कौन है बे? तुझे इन लोगों की हालत नहीं दिखाई दे रही क्या? या तू कोई स्पेशल ब्रांड की भांग पी कर आया हुआ है? चित्र ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसके जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर ये अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है। वैसे तेरा नाम क्या है बच्चे? शिवपाल ने उर्वी का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा नाम तुम्हें पता चले। पुष्कर ने एक अलग ही अंदाज में कहा और उसकी आवाज पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो दिखने में दुबला पतला ही था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज और उसका वो आत्मविश्वास ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा ही फाइटर बात कर रहा हो। भाई इसकी आंखें देखो और उसकी आवाज ध्यान से सुनो। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की आत्मा आ गई है। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। शिवपाल के ठीक पीछे खड़े हुए उसके एक आदमी ने शिवपाल से आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है जमुना पार का लौंडा आज ही दफन हो जाएगा। मंगल के पास ही जमीन पर पड़े हुए एक लड़के ने मंगल से कहा। उसके सर पर भी बियर की बोतल फोड़ दी गई थी। हालांकि उर्वी को बहुत अच्छा लगा था जब पुष्कर ने शिवपाल को रोकते हुए उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन अब उर्वी को भी लगा कि वो बेवकूफी भरी बात कर रहा है। पुष्कर, तुम चुप हो जाओ, पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है। अच्छा होगा तुम यहाँ से भाग जाओ, उर्वी ने कहा। हाँ, तुम भाग जाओ, शिखा ने भी तेज आवाज में पुष्कर से कहा। लेकिन पुष्कर ने भागने की बजाय अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया और अब वो शिवपाल और तीनों लड़कियों के नजदीक आ रहा था। अबे ऐसे अकड़ में किसकी ओर आ रहा है बे? तुझे क्या लगता है यूं आवाज बदलकर बात करेगा तो क्या हम डर कर भाग जाएंगे? वैसे तू चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर इतनी गारंटी है कि तू अगले कई महीने अस्पताल में जरूर पड़ा रहेगा, शिवपाल ने कहा। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ। मैं भी तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगा भी नहीं, पुष्कर ने भी उसी अंदाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। पुष्कर गर्दन को थोड़ा झुकाए और सामने की ओर घूरते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था। देखो, मैंने कहा था ना, इसमें किसी की आत्मा आ गई है। देखो उसकी आंखें देखो और चलने का स्टाइल, ये किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं चल रहा है, शिवपाल के साथी ने फिर से उसके कान में कहा। तड़ाक से उस आदमी के कान पर मारते हुए शिवपाल ने कहा, अबे तू चुप हो जाना बे, कान में मच्छर की तरह भिनभिना रहा है साला, शिवपाल ने उसे झड़कते हुए कहा। और ये कहते ही शिवपाल ने अपनी बाईं ओर खड़े हुए अपने एक आदमी की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो तगड़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार मुक्का पुष्कर की ओर घुमा दिया। एक तेज आवाज के साथ सभी ने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ गया और शराब के काउंटर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा गिरा। सभी ने आंखें बंद कर ली। मंगल और उसके साथ तीनों लड़कियों को भी लगा कि शायद ही पुष्कर अब उठने के काबिल होगा। अरे तूने ये क्या किया कमीने, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये तो किसी और की आवाज थी। तीनों लड़कियों और मंगल ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि शिवपाल के आदमी काउंटर के पीछे की ओर भाग रहे हैं और पुष्कर शिवपाल के सामने उसी तरह तनकर खड़ा है। ब्रिजेश! दो आदमी चिल्लाते हुए गए और काउंटर के पीछे गिरे अपने साथी को उठाने के लिए दौड़ पड़े। तभी दो आदमी शिवपाल के पीछे से निकले और उन्होंने अपनी लोहे की चेन और रॉड से पुष्कर पर हमला बोल दिया। उन्हें लगा पुष्कर कोई तेज कराटे चैंपियन है, लेकिन फिर भी है तो एक लड़का ही। एक बार फिर से वैसी ही आवाज आई, लेकिन इस बार लगातार 2 बार, और सबने देखा कि पुष्कर के हाथ अभी भी जेब में ही थे, पर इस बार उसकी लात हवा में उड़ती हुई गई और उन दोनों आदमियों में से एक ही गर्दन पर पड़ी और दूसरे के पेट पर, और वो दोनों भी पिछले वाले की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। अरे इसमें सच में ही किसी की आत्मा आ गई है क्या? मंगल के साथी ने उससे पूछा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। जब हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे तब तो ये शांत था, लग ही नहीं रहा ये वही जमुना पार का लौंडा है, मंगल ने दबी हुई आवाज में कहा। 3 विकेट गिर चुके थे और उनके बाद जो बाकी 2 बचे थे वो पीछे पीछे होते होते गायब हो गए। अब सिर्फ चित्रे और शिवपाल ही बचे थे। शिवपाल ने गहरी सांस ली। वो खुद अखाड़े का पहलवान था और बचपन से ही पहलवानों के साथ था। उसने देखा था कि पहलवानों की किक में कितनी ताकत होती, और तेजेंद्र भी एक पहलवान था जो कि एक ही मुक्के में आदमी की जान ले सकता था। शिवपाल सिर्फ उसी से डरता था, लेकिन इस समय जो उसके सामने खड़ा था वो मात्र 19-20 साल का जवान लड़का था और उसकी शारीरिक बनावट देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ही लात में इतने भारी भरकम पहलवान जैसे उसके आदमियों को हवा में उछाल देगा। इस समय शिवपाल को भी लगने लगा था
कि जरूर इस लड़के में कोई आत्मा घुसी हुई है, वरना जो उसने किया है वो असंभव है। अचानक ही पुष्कर ने चित्रे की ओर देखा और कहा, तेरी शक्ल से मुझे घिन आ रही है और तेरे अंदर से किसी मरे हुए जानवर की इतनी तेज महक आ रही है। ऐसा लगता है तू जब से पैदा हुआ है तब से आज तक नहाया ही नहीं है। इतना कहते बिजली की तेजी से पुष्कर की लात घूमी और चित्रे के घुटने पर पड़ी और इसी के साथ चित्रे की चीखों ने आसपास के सभी कुत्तों को भौंकने पर मजबूर कर दिया। आह आह आह। चित्रे की टांग टूट चुकी थी और जैसे ही वो झुका तो पुष्कर ने एक और किक उसके मुंह पर दे मारी। चित्रे के 4-5 दांत टूटकर उसके मुंह से बाहर आ गिरे और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर इधर से उधर लोटपोट हो रहा था। शिवपाल बुरी तरह डरा हुआ था। एक कमजोर से दिखने वाले लड़के ने उसके सभी साथियों को कुत्तों की तरह मारा था और सबसे ज्यादा अचंभे की बात तो ये थी कि अभी तक उसके दोनों हाथ जेब में ही थे। मतलब पुष्कर ने सिर्फ अपने दोनों पैरों से ही इतने तगड़े पहलवानों को मारकर जमीन पर गिरा दिया था। मंगल और उसके बाकी साथी भी पुष्कर को देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो जिस पुष्कर को देख रहे हैं वो उसे जानते ही नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा पसीने मंगल के ही छूट रहे थे क्योंकि उसने पुष्कर की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी और उसे डर लग रहा था कि इन पहलवानों को मारने के बाद पुष्कर कहीं उसे बदला ना लेने लगे। मैंने पुष्कर का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। मुझे तो लग रहा है मैं इसे जानती ही नहीं हूँ। जिस तरीके से पुष्कर लड़ रहा है मुझे तो लगता है कि हमारे कॉलेज का कराटे चैंपियन भी इससे नहीं जीत सकता। उर्वी मन ही मन पुष्कर को देखकर सोच रही थी। उर्वी ही नहीं, शिखा भी पुष्कर की फाइट देखकर बहुत ज्यादा शौक में थी। उसके दिल में जहां पुष्कर के लिए इज्जत बढ़ गई थी वहीं वो एकटक पुष्कर की ओर देखे जा रही थी। उसका मुंह खुला था जैसे वो कोई जादू देख रही हो। पर इस समय तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यूट शिखा ही लग रही थी। अभी तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो ध्यान रखना तुम लोग इसी हाईवे पर दफन हो जाओगे। पुष्कर ने शिवपाल को जाने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा लड़ लेता है तू बच्चे, पर ये मत समझना तू ऐसे ही चला जाएगा। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो थोड़ी देर रुक, मैं तेजेंद्र को बुलाने जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ तू कितना बड़ा फाइटर है। शिवपाल ने पुष्कर से कहा। वो खुद भी डरा हुआ तो था, लेकिन एक 20 साल के लड़के से इस तरह अपने इलाके में डरकर भागना उसे मंजूर नहीं था। अबे कमीने इंसान, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है और अब अपने चक्कर में उस तेजेंद्र के हाथ पैर भी तोड़वाएगा। चल कोई नहीं, तेरी इतनी इच्छा है तो बुला ले उसे भी। पुष्कर ने हंसते हुए शिवपाल से कहा। शिवपाल ने जैसे तैसे चित्रे को खड़ा किया और फिर बाकी लोगों के साथ वहां से चलने में ही भलाई समझी। कोई जरूरत नहीं है रुककर शेर बनने की, इससे पहले कि वे लोग फिर से यहाँ आधम के। जल्दी से यहाँ से चलो, शिखा ने आगे बढ़ते हुए पुष्कर से कहा। मंगल और उसके साथी भी लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए थे, हालांकि उनके सिर में भी अभी भी तेज दर्द था। जल्दी चलो यहाँ से, अगर तेजेंद्र यहाँ आ गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मंगल ने कहा। मंगल ने पहले भी तेजेंद्र का नाम सुन रखा था, इसलिए वो आने वाले खतरे को भांप सकता था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे यहीं पर रुकना होगा, और अगर मैं गया तो वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे। पुष्कर ने उन सभी से कहा। ये क्या बकवास है, तुम ज्यादा बहादुर मत बनो। क्या पता इस बार 7-8 की जगह 70-80 आ जाए। ये उनका इलाका है और यहाँ उनका गांव है। हमें भागने का मौका मिला है तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उर्वी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम लोग जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आज इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं किया तो कल फिर ये मुझे या फिर तुम में से किसी को परेशान करेंगे। पुष्कर ने उर्वी से कहा। भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर से कहा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है पुष्कर, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और उर्वी ठीक कह रही है, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बंदूक लेकर आ जाएं। शिखा ने पुष्कर को जिद करते हुए देखकर उसे समझाते हुए कहा। ओहो, तो क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओह, एक मिनट, पति? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो तो मैंने उस समय लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपना पति बना लिया था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा ने पुष्कर से कहा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी इन सब के साथ यहाँ से जा सकती हो। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए शिखा को जाने का इशारा किया। उर्वी को पुष्कर का ये रवैया समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकता था, लेकिन इस समय वो सभी बहुत डरे हुए थे और उन्हें डर था कि
कहीं वे सभी लोग वापस ना आ जाए। इसलिए सभी पुष्कर को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। हालांकि अभी भी कुछ लोग बहुत डरे हुए थे और वो मुड़ मुड़कर पुष्कर को देख रहे थे, लेकिन अब सभी को अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा थी, खासकर लड़कियों को। इसलिए वो लोग पुष्कर से ज्यादा बहस ना करते हुए गाड़ियों में सवार हो गए और चले गए। कुछ ही देर में हाईवे पर कोई नहीं बचा था। शराब का ठेका भी खाली हो गया था। बस वहां पर पुष्कर खड़ा हुआ था। धन्यवाद नाग बाबा, आप ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। वो कहते हैं ना, अनर्थ हो जाता अनर्थ, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन अभी काल टला नहीं है, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहो। काले नाग की आवाज पुष्कर के कानों में गूंज रही थी। क्या अभी और भी पहलवान आने वाले थे? क्या उर्वी और पुष्कर में फिर से नजदीकियां बढ़ जाएंगी? इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तुम्हारे शराबी और नशेड़ी दोस्तों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब बात उन बच्चों की इज्जत पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। पुष्कर के अंदर से काले नाग की आवाज आई। लेकिन नाग बाबा, अभी मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग होंगे और उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, पुष्कर ने कहा। मैं भी तो यही सोचता हूँ कि इन जैसे सारे लोग एक साथ आ जाए ताकि मैं सबको एक साथ सबक सिखा सकूं। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रोका है, काले सांप ने कहा। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, पुष्कर ने कहा। आने दो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काले सांप ने कहा। काफिले में सभी तरह की रेसिंग कार थी। स्पोर्ट्स कार से लेकर कई ऐसी भी कारें थी जिनका पुष्कर को नाम तक नहीं मालूम था। एक के बाद एक कार के दरवाजे खुलते गए और उनके अंदर से 6.5 फुट के लंबे चौड़े पहलवान बाहर निकलने लगे थे। बीच वाली कार बाकी सभी कारों से अलग थी। हालांकि पुष्कर को इस कार के ब्रांड का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन वो बता सकता था ये कार बाकी सभी कारों से बहुत ज्यादा महंगी थी। शिवपाल आगे वाली कार से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ उस कार के पास पहुंच गया और फिर शिवपाल ने उस बड़ी सी कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर से एक गठीले बदन का आदमी बाहर निकला, जिसने गले में सोने की मोटी मोटी चैन पहनी हुई थी और उसके हाथ की सभी उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थी। गठीला बदन और चौड़ी छाती के साथ आगे बढ़ते हुए उस आदमी के चेहरे पर जो रौब था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ही पहलवान तेजेंद्र है। यहाँ मेरे आदमियों के साथ किसने बदतमीजी की है? कौन है वो? तेजेंद्र ने ठेके के बाहर आकर जोर से कहा। तेजेंद्र की बात सुनते ही पुष्कर ठेके से बाहर की ओर चल पड़ा और उसने दरवाजे को जोर से लात मारी। दरवाजे पर लात लगते ही दरवाजा बाहर की ओर उड़ता हुआ आया और भड़ाम की आवाज के साथ उन सभी लोगों के सामने गिर गया। डर के मारे उनमें से कई लोग पीछे हट गए। अबे कौन है ये? लोहे का इतना बड़ा दरवाजा, इसकी एक किक से इतनी दूर आकर गिर गया, उनमें से एक आदमी ने कहा। हाँ, देखने में तो ये सिंगल पसली है और दरवाजा इसने एक ही किक में तोड़ दिया, दूसरे आदमी ने कहा। उन सभी की घूरती हुई आंखों के बीच में पुष्कर आगे बढ़ता हुआ तेजेंद्र के समीप पहुंच गया और गहरी और भारी आवाज में पुष्कर ने कहा, तुम ही तेजेंद्र पहलवान हो? ऐसा लग रहा था कि पुष्कर को तेजेंद्र के साथ आए 20 पहलवानों का कोई डर ही नहीं था। वो तेजेंद्र की ओर घूरता हुआ उससे सिर्फ 4-5 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था और सीधे तेजेंद्र की आंखों में देख रहा था। तेजेंद्र के सामने पुष्कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी भरकम बैल के सामने एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ मिनमिना रहा हो। बच्चे, ये तो मैं मान गया हूं कि कुछ तो तेरे पास है जो तू इतनी उछल कूद कर रहा है, पर तू अपने आसपास देख रहा है कि हम कितने सारे हैं और सब एक से बढ़कर एक पहलवान है। तुझे लगता है कि तू हम सबसे भिड़ पाएगा? तेजेंद्र ने पुष्कर से कहा। मैं भी तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए जो आज रात हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप यहां से चले जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है, पुष्कर ने कहा। अबे तू अकल से पैदल है क्या बेटा? तूने आज तक इतना दूध नहीं पिया होगा जितनी हड्डियां तोड़ी है मैंने, समझा? तेजेंद्र ने पुष्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा। खैर, अगर तू हिसाब बराबर ही करना चाहता है तो सामने जो बाइक खड़ी है इसके साइलेंसर पर अपनी नाक रख दे, अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तेजेंद्र ने पीछे खड़ी हुई बाइक की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर उसका एक साथी अभी आया था और इसलिए उसका साइलेंसर गर्म था। पुष्कर इससे पहले कि कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। ये उर्वी का फोन था। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, पुष्कर ने
तेजेंद्र से कहा और कहते उसकी छाती में एक मुक्का जड़ दिया। तेजेंद्र के पास बचने का टाइम नहीं था और वो मुक्का लगते ही तेजेंद्र उड़ता हुआ उसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा जिसमें वो आया। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के पैर कांप गए और गाड़ी का अलार्म साउंड जोर जोर से बजने लगा। हेलो, पुष्कर ने फोन उठाया और उर्वी से कहा, पुष्कर तुम ठीक हो ना? क्या वो लोग आ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? एक घबराई हुई लड़की की तेज आवाज आई। पुष्कर सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं था कि ये उर्वी के शब्द थे और उसका शक ठीक निकला क्योंकि ये शिखा की आवाज थी जो उर्वी का फोन यूज कर रही थी। लेकिन पुष्कर ने सोचा कि शिखा उर्वी का फोन क्यों यूज कर रही है। यहाँ सब सही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, पुष्कर ने कहा। लेकिन तुम्हारे पीछे से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। क्या सब ठीक तो है ना? शिखा ने चिंता जताते हुए कहा। पुष्कर ने सामने निगाह उठाकर देखा तो तेजेंद्र के सभी साथी उसे उठाने में लगे हुए थे। कुछ नहीं है, सब ठीक है, पुष्कर ने कहा। ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है वापस आने के लिए? शिखा ने पुष्कर से पूछा। मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मैं फोन रखता हूं। अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम कल कॉलेज में कर लेना, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। पुष्कर ने शिखा का फोन इसीलिए काट दिया क्योंकि उसने देख लिया था कि तेजेंद्र को उसके आदमियों ने संभाल लिया था और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तेजेंद्र ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी कमर सीधी की। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। पुष्कर तेजेंद्र की ओर घूर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था कि वो अगले पल क्या करेगा, लेकिन तेजेंद्र आगे नहीं बढ़ा। वो पुष्कर की ओर आने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। पुष्कर को इतनी जल्दी इस फाइट के खत्म होने की उम्मीद नहीं थी और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसे कि पुष्कर ने सोचा था। तेजेंद्र ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और इससे पहले कि पुष्कर को समझ पाता, तेजेंद्र ने पुष्कर को गाड़ी से एक जोरदार टक्कर दे मारी। देखो नीचे झांक कर, मरा या नहीं, तेजेंद्र ने अपने आदमियों से कहा जो कि उसी की ओर देख रहे थे। उन्हें पता था कि तेजेंद्र तो पहले भी कई लोगों का खून कर चुका है और कई ऐसी वारदातें भी कर चुका है जिनकी वजह से आज भी उसे पुलिस ढूंढ रही है, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इस समय तेजेंद्र अपना सारा दर्द भूल चुका था जो उसे पुष्कर के मुक्के की वजह से हुआ था। उठा के मार मार कर हंस रहा था। वो चाहता तो वापस जा सकता था, मगर ऐसे एक बच्चे के हाथ से मुक्का खाकर वापस चला जाता तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती और जो खौफ अपने आसपास के इलाके में उसने जमाया था वो सब खत्म हो जाता। इसलिए तेजेंद्र ने सोच लिया था कि वो पुष्कर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कोई भी इससे पहले कि कुछ समझ पाता तेजेंद्र की गाड़ी उससे टकरा चुकी थी। अरे देखा ना, साला अभी तक जिंदा है, या गाड़ी रिवर्स लेकर दोबारा चढ़ाऊं, तेजेंद्र ने हंसते हुए अपने एक साथी से कहा। लेकिन अचानक ही उसकी हंसी अचंभे में बदल गई और उसने पाया कि उसकी गाड़ी सामने से काफी ऊपर तक उड़ गई है। अबे तेरी, कौन है भैया? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक पहलवान ने चिल्लाते हुए कहा। इसने तो गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया। दूसरे पहलवान ने भी आंखें फाड़कर सामने देखते हुए कहा। आगे के दोनों पहिए हवा में थे। इसमें कितनी ही ताकत क्यों ना हो, पर ये ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे साधारण बच्चा नहीं लगता, एक और पहलवान ने डरते हुए कहा। बहुत से पहलवान तेजेंद्र की गाड़ी की ओर दौड़ते हुए ये देखने के लिए आए थे कि पुष्कर मरा है या नहीं, मगर जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने तो टक्कर लगने से पहले ही तेजेंद्र की गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया है तो वो डर के कारण चुप हो गए। सबके सब बहुत बने हुए खड़े थे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये लोग बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे जो सालों से कुश्ती कर रहे थे और जिंदगी में बहुत से ताकतवर लोगों से लोहा ले चुके थे, मगर ऐसा लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये उन लड़कियों का बॉडीगार्ड होगा, एक पहलवान ने कहा। नहीं, कोई बॉडीगार्ड इतना ताकतवर नहीं हो सकता, और उसकी बॉडी देखकर ये कहां से तुझे बॉडीगार्ड लगता है बे? बॉडीगार्ड तो हमारे जैसे पहलवानों को रखा जाता है, ये तो साला मुझे कोई बहरूपिया नजर आता है। दूसरे पहलवान ने कहा। बहरूपिया? वो कैसे? उसी पहलवान ने पूछा। बहरूपिया से मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसा लड़का है जो किसी दूसरी तरह की ट्रेनिंग करता है। मैंने सुना है आजकल के लोग खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे पहलवान ने उत्तर दिया। क्या सचमुच ऐसा कुछ भी होता है? पहले पहलवान ने कहा। तभी उन दोनों की नजर पुष्कर के हाथों पर पड़ी और उनकी आंखें और भी फैल गईं जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने सिर्फ एक ही हाथ से गाड़ी को उठाया हुआ था, जबकि दूसरा हाथ
जिससे उसने फोन पकड़ा हुआ था वो जेब में चला गया था। हालांकि तेजेंद्र पुष्कर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर उठी हुई थी और वो अंदर बैठा हुआ था। पर इस समय वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। अगर तू आज मर जाता है तो मुझे दोष मत दियो। और ये कहते ही तेजेंद्र पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर पर खड़ा हो गया, पर उसकी गाड़ी 1 इंच भी आगे ना बढ़ पाई। अचानक ही तेजेंद्र ने गाड़ी रिवर्स की और पीछे जाकर देखा कि पुष्कर उसकी गाड़ी के सामने जो का तो खड़ा हुआ था। वो जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी तेजेंद्र की नजर पुष्कर की आंखों पर पड़ी जो बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा सख्त था। और फिर अचानक ही पुष्कर भागता हुआ आया और उसने जोरदार लात तेजेंद्र की गाड़ी के बोनेट पर दे मारी। पुष्कर की लात लगते ही तेजेंद्र की भारी भरकम गाड़ी कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई, लेकिन पुष्कर रुका नहीं और उसने आगे बढ़कर फिर से एक और किक गाड़ी में दे मारी। तेजेंद्र गाड़ी के साथ साथ और भी पीछे की ओर चला गया। उसके बाद एक और किक और अब तेजेंद्र बुरी तरह डर गया क्योंकि उसकी गाड़ी एक ढलान के पास पहुंच गई थी। तेजेंद्र के होश आवाज उड़ चुके थे क्योंकि अगर ढलान से गाड़ी गिरी तो फिर उसकी मौत निश्चित थी। ओ नहीं नहीं, तेजेंद्र बुरी तरह से चिल्लाया। अब अगर एक और किक पुष्कर ने मारी तो तेजेंद्र गाड़ी के साथ ढलान से नीचे गिर जाएगा और गाड़ी के अंदर फंसे हुए तेजेंद्र को नीचे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। गाड़ी किनारे पर झूलने लगी थी और कभी भी नीचे की ओर लुढ़क सकती थी। सभी देखने वालों की सांस हलक में अटक गई थी, मगर कोई भी आगे बढ़कर तेजेंद्र की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी तेजेंद्र ने देखा कि पुष्कर ने एक पैर गाड़ी के साइड में रख लिया है, जिससे गाड़ी का हिलना बंद हो गया है और अगर पुष्कर ने अपना पैर हटाया तो गाड़ी सीधा ढलान से नीचे लुढ़क जाएगी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। तेजेंद्र के साथ आए हुए सभी पहलवान शांत खड़े हुए थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। लगभग 1 मिनट के बाद वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, अरे यार, ये लड़का तो राक्षस है, राक्षस। मुझे नहीं लगता तेजेंद्र पहलवान आज जिंदा बच पाएगा। सब आपस में बातें तो कर रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आगे बढ़कर पुष्कर से लड़ सके और तेजेंद्र पहलवान की मदद कर सके। तभी पुष्कर ने कार के ऊपर से अपना पैर हल्का सा उठाया और उसके पैर के हटाते ही तेजेंद्र की गाड़ी हिलने लगी। तेजेंद्र की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। खत्म होगा तू आज, पुष्कर की आवाज किसी भयंकर राक्षस की तरह लग रही थी। क्या पुष्कर तेजेंद्र को खत्म कर देगा? शिखा उर्वी का फोन की यूज कर रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी। पुष्कर का ये ज़बरदस्त कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बटन को जल्दी से क्लिक करो।